पॉइंट में बोसांके को। और ये जो है एमए जो थर्ड सेमेस्टर है, एमए सेकेंड ईयर है, उसका ये पार्ट है, उसके सिलेबस का पार्ट है बोसांके। और एक पिछले वीडियो में हमने बोसांके का इच्छा सिद्धांत देखा था। हम यहाँ पे उसके राज्य संबंधी सिद्धांत को देखेंगे और बोसांके के जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका मूल्यांकन भी देखेंगे। तो ये एमए थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के थ्रू टीचर बनना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही यदि पीएसआईआर जो ऑप्शनल होता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस में, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि क्या है बोसांके का राज्य संबंधी विचार, इसमें हम देखेंगे इसके राजनीतिक सिद्धांत में। तो बोसांके के राज्य के सिद्धांत में दार्शनिकता का समावेश है। उसके अनुसार जो संस्था जितनी व्यापक होगी उसका आधारभूत नैतिक विचार भी क्या होगा, उतना ही व्यापक होता है। राज्य क्या है, सर्वव्यापक है, क्योंकि देश के सभी निवासी और सभी संस्थाएं उसके अंतर्गत आती हैं। अतः राज्य का आधारभूत नैतिक विचार भी क्या है, सर्वव्यापक है। बोसांके का यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि अन्य संस्थाओं की भांति राज्य भी एक नैतिक विचार है। उसका अपना एक मन है जो समस्त नागरिकों तथा निवासियों का सामूहिक मन है, तथा राज्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं के मन को जोड़ता है। उसकी चेतन इच्छा होती है, यह सार्वभौम मन है। सार्वभौम मन है यानी सभी के मनों का क्या है, एक सामान्यीकरण है। जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे वास्तविक इच्छाओं के द्वारा सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं। बोसांके राज्य के शासन को सच्चा स्वशासन कहता है। ये जो है उसके अभिमत में राज्य सामान्य इच्छा का साकार रूप है और इसमें हमारी वास्तविक इच्छा भी सम्मिलित रहती है। राज्य का सारा संचालन इसी इच्छा के आधार पर होता है और यही स्वशासन है। यानी आप देखते हैं कि जो सामान्य इच्छा है वो सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छा है, जो कि सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त होती है, और सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्य करता है। तो इस प्रकार देखें इनडायरेक्टली तो यह एक प्रकार का स्वशासन है। उक्त स्वशासन के सिद्धांत को स्वीकार करने के पश्चात व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह राज्य के आदेशों का पालन निर्विरोध करे, क्योंकि यह उसकी अपनी ही वास्तविक इच्छा का क्या है, आदेश है। इसको समझने के लिए आप पहला वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें बोसांके का इच्छा सिद्धांत आपने पढ़ा है। बारकर क्या लिखते हैं, बारकर लिखते हैं कि बोसांके राज्य तथा इसकी संस्थाओं के साथ एक सामान्य नागरिक की स्वतंत्र इच्छा के संबंध में ग्रीन द्वारा प्रतिपादित किए जाने वाले प्रतिबंधों को तिलांजलि दे देता है, और इस प्रकार वह हीगल के इस मंतव्य के अधिक निकट आ जाता है कि व्यक्ति की आत्मा अपने को राष्ट्र की आत्मा में स्वतंत्रता पूर्वक एवं स्वेच्छा पूर्वक क्या कर लेती है, विलीन कर लेती है, जो कि आप सामान्य इच्छा सिद्धांत में देखते भी हैं। बोसांके के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च तथा एकमात्र नैतिक विचार है। राज्य तथा समाज का संबंध के संबंध में बोसांके के अनुसार राज्य तथा समाज में अंतर है। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जो शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि समाज का निर्माण करने वाली संस्थाओं जैसे परिवार, चर्च, आर्थिक संघ आदि के पास अपने आदेशों का पालन करवाने के लिए बल प्रयोग की शक्ति नहीं होती है। बोसांके कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है, अतः उसका कार्य भी नैतिक प्रकृति का है। अतः राज्य का उद्देश्य जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना है। ग्रीन ने नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए राज्य के लिए निषेधात्मक प्रकृति के कार्य बतलाए थे, किंतु जो बोसांके है यह मानता है कि बाधाओं का बाधक बनने संबंधी राज्य के कार्यों को केवल निषेधात्मक नहीं माना जा सकता। उसके अनुसार इन कार्यों को करने के लिए राज्य को बल प्रयोग का भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लें तो वो कहता है अशिक्षा नैतिक जीवन के मार्ग में बाधा है, तो इस बाधा में बाधा बनने के लिए राज्य को शिक्षा संस्थाएं खोलनी चाहिए। यानी जो ग्रीन है वो राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपते हैं, जबकि जो बोसांके है वो हीगल के अधिक करीब है, ये राज्य को सकारात्मक कार्य भी सौंपता है। यानी जो हीगल हैं आदर्शवादी, उनको एक तरीके से अधिक फॉलो करते हैं बोसांके, और राज्य को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना चाहते हैं। इस दृष्टि से राज्य के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह केवल हमारे मार्ग की बाधाओं को ही नहीं रोकता जैसा कि ग्रीन कहते हैं, बल्कि वह लोगों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है तथा उनका मार्ग भी प्रशस्त करता है। यहाँ पे हम जो है देखते हैं इस प्रकार कि बोसांके का जो राज्य है वो आदर्शवादी स्वरूप का है, और बोसांके जो राज्य को शक्तियाँ सौंपते हैं वो न केवल निषेधात्मक होती हैं, न केवल नकारात्मक होती हैं, बल्कि सकारात्मक प्रकृति की भी होती हैं।
तो बोसांकी ने 3 सिद्धांत दिए हैं। एक इच्छा का सिद्धांत है, एक राज्य संबंधी सिद्धांत जो कि अभी आपने देखा, और एक संस्था संबंधी सिद्धांत। तो इन सब के बारे में इनका राजनीतिक चिंतन का मूल्यांकन करते हैं कि क्या इनकी आलोचनाएं हैं और क्या इनकी उपयोगिता है। तो देखते हैं कि राज्य की निरंकुशता का जो है इन्होंने समर्थन किया है, ऐसी इनकी आलोचना की जाती है। और बोसांकी राज्य को संगठित नैतिक विश्व में एक तत्व के रूप में मानने के बजाय समस्त नैतिक विश्व का संरक्षक मानता है। समाज को राज्य के अंदर कायम रखना, यानी बोसांकी का ये कहना सही नहीं है कि समाज राज्य का एक अंग है और उसी के अंदर है और उसकी सही उपयोगिता राज्य के अंदर ही है। इस आधार पर भी बोसांकी की आलोचना की गई है। फिर जो यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा का अंतर बताया है बोसांकी ने, उसको आलोचकों ने उपहासमय बताया है। हाउस के अनुसार बोसांकी की यथार्थ इच्छा एवं वास्तविक इच्छा के मध्य कोई स्पष्ट अंतर दिखाई ही नहीं देता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी इच्छा वास्तविक है, कौन सी इच्छा यथार्थ है। राज्य साध्य नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि बोसांकी आदर्शवादी हैं, राज्य को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है और जो है राज्य को साध्य मानता है, हेगल की ही भांति। तो इसमें आलोचकों का कहना है कि राज्य साध्य नहीं हो सकता। बोसांकी के सिद्धांत में राज्य स्वयं ही क्या है, व्यक्ति के लिए साध्य बन गया है, पर राज्य साध्य न होकर व्यक्ति के विकास का साधन मात्र है, ऐसा आलोचकों का कहना है। राज्य जीवन की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये भी आलोचना की जाती है। बोसांकी के अनुसार राज्य संपूर्ण जीवन का एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है, यह सही नहीं है क्योंकि मानव जीवन का सबसे अधिक जो भाग है वो राजनीतिक जीवन ही है। राज्य जो है तो राज्य तो केवल इसके एक पक्ष का ही प्रतिनिधित्व करता है, यानी व्यक्ति का जीवन केवल राजनीतिक नहीं है। एक पक्ष होता है व्यक्ति के जीवन का, जो राजनीति होता है वो एक पक्ष है, उसके अलावा कई पक्ष हैं जीवन के, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कई पक्ष होते हैं। अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध, बोसांकी ने राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है और अंतर्राष्ट्रीयतावाद में वो विश्वास नहीं करता है। अब निष्कर्ष में देखते हैं, फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आदर्शवादी विचारधारा के विकास में बोसांकी का महत्वपूर्ण स्थान है। वह यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि व्यवहारिक मामलों में राज्य सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है और सामाजिक चेतना अन्य कुछ नहीं अपितु व्यक्ति की नैतिक चेतनाओं का समन्वित रूप है। तो आई होप सो कि आपको इससे हेल्प मिलेगा। अन्य किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस जो 5 यूनिट हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के, उसमें जो है तो वो सारे इसमें मैं कंप्लीट करवा दूँगी। धन्यवाद।